हेलो, नमस्कार दोस्तों। वेदांत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर विद्वानों, आप सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं भारत के द्वीपीय प्रदेश या द्वीपीय समूह। द्वीपीय समूह दो है भाई, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। उसमें भी हम पढ़ रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो मित्रों, हमने इससे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में कुछ चर्चा की थी, दबा के चर्चा की थी। आप सबको पता है, बिल्कुल अंड शंड तरीके से पूरे अंडमान को मैंने खोल के रख दिया आपके सामने। और विश्वास नहीं हो तो पीछे वाली क्लास में जाके देख सकते हो आप। बिल्कुल खोल दिया पूरे अंडमान निकोबार को मैंने। दिखा दूं क्या? ये देखो, पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ये 4 है अंडमान में, 3 है निकोबार में। अंडमान को निकोबार से अलग कौन करता है? 10 डिग्री चैनल वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब करते हैं। तो मैंने लिखना शुरू किया, मतलब समझा तो दिया आपको, लिखना अपने बाकी है। तो हम लिखना शुरू करते हैं दोस्तों कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित एक द्वीप समूह है। यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, मतलब तीसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 8249 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ कौन कौन सी खेती की जाती है? यहाँ पे खेती विशेष रूप से नारियल, चावल और सुपारी, इसके अलावा केला बोया जाता है, अनानास, चीकू, नींबू और झींगा मछली। एक मछली होती है जिसमें प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इन सब का उत्पादन कहाँ किया जाता है मेरे लाल और लालियों? यहाँ किया जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे। तो आप कहो मेरे को इजाजत दो तो मैं इस बारे में थोड़ी चर्चाएं लिखता हूँ, चर्चाएं करता हूँ आपको समझाते हुए। ठीक है, तो मित्रों हमने लिखना शुरू करते हैं यार। देखो, है ना, बहुत कुछ पढ़ लिया था हमने, है ना। अब हम लिखना शुरू करते हैं। लिखना शुरू करें मेरे दोस्त। कर दे मैं क्या? कर दो साहब। हेडिंग क्या है अपनी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है भाई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस है ना, उसका बहुत बड़ा योगदान रहा दोस्तों। अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, और नहीं भी पता हो तो मैं समझा दूं क्या? पहले समझा दो साहब। देखो, यहाँ पे द्वीप है अंडमान और निकोबार, दो है अलग अलग, है ना भाई। तो ये बात है दिसंबर 19, मतलब एक अधिवेशन होता है। आप सबको पता होना चाहिए मित्रों, आप सबको पता होना चाहिए कि कांग्रेस की स्थापना कब की गई। मैं एक छोटी सी कहानी समझाऊंगा आपको पहले, उसके बाद लिखूंगा। कांग्रेस की स्थापना की गई दोस्तों 1885 में। कहाँ की गई? कोलकाता में कॉलेज है, वहां की गई थी। 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई और एक नियम बना कि कांग्रेस अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालेगी और हम अंग्रेजों से आजाद हो जाएंगे। तो उसमें कांग्रेस की स्थापना के समय एक शर्त रखी गई कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष बनेगा उसका चुनाव हर साल होगा, हर साल होगा। और जो एक बार अध्यक्ष बन गया वो 2 बार अध्यक्ष नहीं बनेगा। क्या कहा मैंने? जो कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा वो 1 साल तक ही कर सकता है। यदि लोगों ने वापस भी चुन लिया उसी अध्यक्ष को तो वो अध्यक्षता नहीं करेगा। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस, ये बड़े बड़े नेता हुए, उनके बीच में समझौता हो गया कि ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशनों की जो अध्यक्षता करेगा वो निर्वाचित नेता 1 वर्ष तक कर सकता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों आप सबको पता है त्रिपुरी अधिवेशन होता है और एक होता है हरिपुरा अधिवेशन। देखो, सन 1938 की बात है। सन 1938 में होता है हरिपुरा अधिवेशन और सन 1939 में होता है त्रिपुरा अधिवेशन। क्या कहा मैंने? सन 1938 में तो होता है हरिपुरा अधिवेशन
हरिपुरा अधिवेशन, और 1939 में होता है त्रिपुरा अधिवेशन। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? सुभाष चंद्र बोस करता है। और वो लोगों का इतना प्रिय हो गया कि लोगों ने 1939 में वापस उसी को चुन लिया। और महात्मा गांधी जी की ये बात पची नहीं मित्रों, महात्मा गांधी जी की ये बात पची नहीं। तो महात्मा गांधी सोच रहे थे यार, अपनी शर्त थी कि कांग्रेस की अध्यक्षता 1 साल तक कर सकता है एक आदमी, तो वापस कैसे आ गया? तो महात्मा गांधी के और सुभाष चंद्र बोस के आपस में अनबन हो गई ना। तो भाई साहब सुभाष चंद्र बोस उससे रूस गए। तो उन्होंने कहा कि यार महात्मा गांधी जी एक शांत स्वभाव का आदमी है, आपने पता हो तो बहुत सीधा आदमी है। वो खुद चाहते थे कि भारत को अंग्रेजों से हम आज़ाद तो कराएंगे, लेकिन शांतप्रिय तरीके से आज़ाद कराएंगे। और सुभाष चंद्र बोस आपको पता है आईएएस का एग्जाम पास था। अरे आज जो आईएएस होता है ना, उससे पहले बोलते थे आईसीए। क्या बोलते थे? आईसीए। तो आईसी का एग्जाम पास था सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस उग्र स्वभाव का आदमी था। उसने कहा नहीं, अंग्रेजों को हम अपनी शक्ति के बल पे आज़ाद कराएंगे। तो अंग्रेजों को दोस्तों 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है तो 2 गुट सामने आते हैं, 2 गुट। एक गुट था जर्मनी और जापान का, एक गुट था दोस्तों जर्मनी और जापान का, और एक गुट था इंग्लैंड रूस का। 2 गुट थे। तो इंग्लैंड वालों ने भारत पे आक्रमण कर रखा, भारत पे अधिकार कर रखा था। तो भारत पे जिसका अधिकार था उसी का अधिकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे था। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि मैं भाई साहब, आपको पता है दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त होता है। तो जब इंग्लैंड रूस और जर्मनी जापान का युद्ध हो रहा है तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि यार मैं इंग्लैंड वालों का सहयोग नहीं करूंगा, जबकि अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध में आप हमारा सहयोग करो, हम आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के पूरे क्षेत्र को आज़ाद कर देंगे। महात्मा गांधी ने कहा ठीक है। महात्मा गांधी ने कहा कि ठीक है, हम आपका सहयोग देंगे, पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमें आज़ाद करना पड़ेगा। और सुभाष चंद्र बोस बोल रहे थे कि हम है ना ऐसे शांतप्रिय तरीके से आज़ाद नहीं, हम तो उग्र स्वभाव से आज़ाद करवा लेंगे। तो भाई साहब सुभाष चंद्र बोस सीधा निकल पड़ता है जर्मनी देश में। जर्मनी देश का एक राजा हुआ करता था, उसका नाम था हिटलर। वो भाई साहब क्या था? वो नेता बहुत खतरनाक था यार। वो मतलब तानाशाही नेता था। कौन? हिटलर। हिटलर कहाँ के था भाई? जर्मनी का था। तो सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर से दोस्ती कर ली और हिटलर को कहा कि मैं जर्मनी और जापान का सहयोग करूंगा और आप इंग्लैंड वालों को हरा दो। अंग्रेज हार जाएंगे ना तो हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे कब्जा कर लेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे कब्जा कर लेंगे और उसके बाद हम भारत को आजाद करवा देंगे। दोस्तों भगवान को या ईश्वर को यह बात मंजूर नहीं हुई। यदि जर्मनी जापान जीत जाता और रूस इंग्लैंड हार जाता तो सुभाष चंद्र बोस का बड़ा योगदान रहता अपने देश को आजाद कराने में। आज अपने भारत का जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहलाता है वो राष्ट्रपिता पहले सुभाष चंद्र बोस कहलाता दोस्तों। कौन? लेकिन भगवान को मंजूर ही नहीं था और घटना उल्टी हो गई। यहाँ पे जर्मनी जापान तो हार गए और रूस इंग्लैंड जीत गए। तो भाई साहब अमेरिका ने जापान पे बम भी गिराया, आपको पता हो तो 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 हिरोशिमा और नागासाकी पे। ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दिसंबर 1943 आया। क्या आया दोस्तों? दिसंबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के अंदर एक संस्था की स्थापना कर दी, उसका नाम था आजाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में कर दी और उसी आजाद हिंद फौज की सहायता से अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे कब्जा कर लिया। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। यदि जर्मनी जीत जाता तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जीतते हुए भारत को भी विजित कर लेता सुभाष चंद्र बोस, लेकिन भगवान को मंजूर नहीं हुआ। ये इसका विपरीत हो गया दोस्तों। क्या विपरीत हो गया? तो अब क्या करे? सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान का नाम रखा, उसका नाम था शहीद द्वीप। अंडमान का नाम क्या रखा? शहीद द्वीप। क्या रखा दोस्तों? शहीद द्वीप। किसने रखा? सुभाष चंद्र बोस ने। और निकोबार द्वीप समूह का नाम क्या रखा? निकोबार द्वीप समूह का नाम रखा स्वराज्य द्वीप। ये एक बार में
एक एग्जाम में पूछा गया है भाई, स्वराज्य द्वीप, पिछली बार सीईटी में भी पूछा था ये। ठीक है, तो प्यारे मित्रों, सुभाष चंद्र बोस जी का अंडमान निकोबार द्वीप समूह से बहुत अच्छा लगाव रहा है काफी समय से, तो हम इसके बारे में थोड़ी छोटी छोटी बातें लिखते हैं। और एक बात और है इसके बारे में, दिसंबर 1943 की 75 वर्ष बाद, 1943 में आप जब दिसंबर 1943 में आप 75 साल जोड़ोगे तो क्या आएगा, सन आएगी 2018, दिसंबर का महीना। और 2018 में अपने वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ये है ना 2-3 द्वीप, रोस द्वीप, नील द्वीप, हेवलॉक द्वीप, इस तीनों द्वीपों का नाम चेंज कर दिया। रोस द्वीप का नाम रखा सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील का रखा शहीद द्वीप, और हेवलॉक का रखा स्वराज्य द्वीप। कब रखा, दिसंबर 2018 में। क्यों रखा, दिसंबर 1943 की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में रखा। ठीक उसी प्रकार 23 जनवरी को सुभाष चंद्र जी का जन्म हुआ था, इसे बोलते हैं पराक्रम दिवस। 23 जनवरी 1923 को नरेंद्र मोदी ने 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान में जो छोटे छोटे द्वीप थे उसके नाम भी चेंज कर दिए। दोस्तों, ऐसे बोलने से तो कुछ होता नहीं है, मैं कुछ लिखूंगा भी तो सही ना, आप याद कैसे करोगे इस सब फैक्ट को, मैं लिख दूं बोर्ड पे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और डिटेल से इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मित्रों, आप सबको लिखना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पूरे भारत का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। लिखो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह तीसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दोस्तों, यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं, यूनियन टेरिटरीज है। आपको पता है तीसरा सबसे बड़ा ये है, तो पहला कौन है दूसरा कौन है वो भी लिखा दो, लिख लो, आ जाओ। देखो, पूरे भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश को बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज। कौन है प्यारे लाल, वो है लद्दाख। ये तो है सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा। और दूसरा सबसे बड़ा कौन है, दूसरा सबसे बड़ा है जम्मू कश्मीर। दूसरा सबसे बड़ा कौन है दोस्त, वो है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर ही है अब तो, जम्मू कश्मीर। और तीसरा कौन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब आपके जहन में यह भी सवाल आएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह तीसरा है, इसका क्षेत्रफल कितना है। अरे प्यारे दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुल क्षेत्रफल है 8,249 वर्ग किलोमीटर। तो क्या कहेंगे, मैंने याद कर रखा 82 है ना, तो आप भी लिख लो इसको। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल मैं शॉर्ट में लिखता हूं यार, AN लिख दूं, है ना। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल कितना है प्यारे दोस्तों, क्षेत्रफल है 8,249 वर्ग किलोमीटर। क्या है दोस्त, 49 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग किलोमीटर में होता है और आयतन हमेशा क्यूब में होता है, ठीक है, घन मीटर में होता है। तो प्यारे दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मुख्य रूप से बड़े बड़े 7 द्वीप आते हैं। लिखो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मुख्यतः 7 द्वीप आते हैं। कितने द्वीप आते हैं दोस्तों, 7 द्वीप। इस 7 द्वीपों में आप सबको मैंने दिखाया था दोस्त, 7 द्वीपों में 4 द्वीप तो आते हैं अंडमान में और 3 द्वीप आते हैं निकोबार में। तो अंडमान के द्वीपों के नाम बताओ। देखो, उत्तर से दक्षिण में मैं इसके नाम बता रहा हूं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। अब आपसे पूछे अंडमान की राजधानी कहाँ है, वो पोर्ट ब्लेयर है भैया, पोर्ट ब्लेयर है ना भाई। तो पोर्ट ब्लेयर कौन से द्वीप पे है, दक्षिणी अंडमान पे है, वो हम इसके बारे में चर्चा करते हैं मित्रों। आ जाओ, हमने कहां तक लिख लिया इसके बारे में, हमने लिख लिया दोस्तों, यहां आ जाओ।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना। तो इसमें से 4 द्वीप आते हैं अंडमान में, 4 द्वीप अंडमान में स्थित है, 4 द्वीप अंडमान में। वो 3 द्वीप कहाँ है दोस्त? 3 द्वीप है निकोबार में, 3 द्वीप है निकोबार में। अब आपको मैंने कल बताया था, कल क्या इसके जस्ट पहले वाले क्लास में बताया था कि अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला कौन सा अक्षांश है या कौन सा चैनल है। वो चित्र में मैंने बताया था, उसका नाम है 10 डिग्री चैनल। क्या नाम है दोस्त? 10 डिग्री चैनल। ये देखो अंडमान को निकोबार से अलग कर रहा है ना, लिखो। आ जाओ, अंडमान को या लिखो 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है ना, मैंने आपको दिखा दिया। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है, निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है, निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। करता है क्या? हाँ करता है, अलग करता है। अब आपसे पूछे कि भारत को म्यांमार से अलग करने वाला द्वीप समूह, भारत को म्यांमार से अलग करने वाला कौन सा चैनल है? वो है कोको चैनल। लिख दो कोको चैनल, यहां पे लिखो कोको चैनल, कोको चैनल लिखो भाई। कोको चैनल की क्या विशेषता है दोस्तों? कि यह चैनल भारत को म्यांमार से अलग करता है। भारत को म्यांमार से अलग करता है, म्यांमार से अलग करता है। अब इसमें भी 2 द्वीप पूछे, तो भारत का तो है लैंडफॉल द्वीप। बताओ अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरीतम द्वीप कौन सा है? लैंडफॉल द्वीप। और म्यांमार का द्वीप कौन सा है? कोको द्वीप। तो कोको द्वीप को लैंडफॉल द्वीप से अलग करने वाला चैनल कौन सा है? वो भी कोको चैनल ही है। ठीक है, ये बात लिखेंगे नहीं, बस जानकारी के लिए सुन लिया आपने। अब एक चैनल और है दोस्तों, उत्तर का काम पूरा हो गया, दक्षिण में आ जाओ आप। दक्षिण में अपने अंडमान निकोबार के दक्षिण में कौन सा देश है? इंडोनेशिया देश है मेरे लाल। कौन सा देश? इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया का भी एक द्वीप है सुमात्रा द्वीप। अरे ये सुमात्रा द्वीप पूरे विश्व में छठा सबसे बड़ा द्वीप है। तो सुमात्रा द्वीप को अंडमान निकोबार से अलग करने वाला चैनल कौन सा है दोस्त? वो है 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 6 डिग्री चैनल। 6 डिग्री चैनल लिखो। 6 डिग्री चैनल का क्या काम है? 6 डिग्री चैनल, ये 6 डिग्री चैनल किसको किससे जोड़ता है दोस्तों? ये 6 डिग्री चैनल अंडमान मतलब निकोबार को इंडोनेशिया से अलग करता है। क्या करता है? ये निकोबार को या भारत को, एक ही बात है भाई। निकोबार भारत का तो समूह है। ये है निकोबार को भारत से, मतलब भारत को इंडोनेशिया से, भारत को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। कौन करता है रे? 6 डिग्री चैनल। ठीक है, तो अपना 6 डिग्री चैनल हो गया, 10 डिग्री चैनल हो गया और कोको चैनल हो गया। अब बचा है डंकन पैसेज। ये डंकन पैसेज कहाँ है मेरे लाल? डंकन पैसेज है दक्षिणी अंडमान को छोटा अंडमान से अलग करता है। लिखो डंकन पैसेज। कौन सा पैसेज? डंकन पैसेज। डंकन पैसेज कहाँ है? डंकन पैसेज अंडमान निकोबार में स्थित है। नहीं, अंडमान में, केवल अंडमान में स्थित है। लिख दो। यह है एक रास्ता है, यह है
जल में एक रास्ता है भाई, यह है जल में, यह जल में एक रास्ता है भाई। ये जल में एक रास्ता है जो जो अंडमान द्वीप के, जो अंडमान द्वीप के दक्षिणी चैनल को छोटा अंडमान से अलग करता है। जो क्या करता है भाई, दक्षिणी अंडमान को छोटा अंडमान से अलग करता है। तो अंडमान रास्ता है जो अंडमान द्वीप के दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान को छोटे अंडमान से अलग करता है। सही है ना, छोटे अंडमान से अलग करता है। ठीक है, तो आपसे पूछे बताओ डंकन पैसेज कहाँ है? अंडमान में है, निकोबार में है, लक्षद्वीप में है, या कहीं नहीं है? तो अंडमान में है। ये तो अंडमान में भी कौन सी द्वीप के बीच में है? दक्षिणी अंडमान को छोटे अंडमान से जोड़ता है, या दक्षिणी अंडमान और छोटे अंडमान के बीच में कौन सा चैनल है? डंकन पैसेज है। ठीक है, तो ये काम अपना पूरा होता है। इसके बाद आपको सबको पता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। मैंने इससे पहले वाली क्लास में चित्र बनाया था, उसमें देखो एक बार बताऊं मैं आपको। ये है सैडल पीक। ये सैडल पीक कहाँ है? ये है उत्तरी अंडमान में। तो आप लिखो उत्तरी अंडमान में स्थित सैडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। सही है ना, लिखो उत्तरी अंडमान में अपनी हेडिंग रहेगी सैडल पीक। ये सैडल पीक क्या है दोस्त? सैडल पीक या सैडल चोटी एक ही चीज है दोस्त। सैडल पीक या सैडल चोटी एक ही चीज है। तो आप इसके बारे में लिखो, क्या लिखोगे? यह है उत्तरी अंडमान में, उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान में स्थित, उत्तरी अंडमान में स्थित अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान व निकोबार, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की, द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है भाई, सबसे ऊंची चोटी है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 738 मीटर है भाई। कितनी है रे? 738 मीटर है। देखो इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 738 मीटर। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है? यह स्थित है उत्तरी अंडमान में। अब आप आ जाओ दक्षिणी अंडमान के बारे में। उत्तरी अंडमान के बाद है मध्य अंडमान, मध्य अंडमान के बाद दक्षिणी अंडमान। ठीक है, तो उत्तरी अंडमान हो गया। अंडमान के 4 द्वीप लिखो आप पहले तो। अंडमान के द्वीप उत्तर से दक्षिण में, उत्तर से दक्षिण में क्रम लिख रहा हूं मैं। दक्षिण में क्रम देखो एक बार क्या है, देखे चित्र में देखो दोस्तों। चित्र में है उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। लिखो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। आपसे पूछे मित्रों अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो है मध्य अंडमान। इसके आगे लिख लो सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप है ये, सबसे बड़ा द्वीप हो गया। और आपसे पूछे कि बताओ अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? पहले ये बताओ राजधानी क्या है? राजधानी दोस्तों पोर्ट ब्लेयर है।
इसी पोर्ट ब्लेयर के अंदर एक जेल है, उस जेल का नाम है सेल्यूलर जेल, जहां वीर सावरकर को काले पानी की सजा दी गई थी। प्यारे लाल और लालियों, आपकी जानकारी में होना चाहिए कि अपने राजस्थान का भी एक क्रांतिकारी था, उसका नाम क्या है, जिसको उदयपुर के अंदर स्थित सरड़ा के किला में काले पानी की सजा दी गई थी। ठीक है, तो राजस्थान में भी एक किला है, उसका नाम है सरड़ा का किला, जो कि वर्तमान उदयपुर में पड़ता है, उसे भी बोलते हैं काले पानी की सजा। और भारत का एक वीर क्रांतिकारी था, उसका नाम था वीर सावरकर। वीर सावरकर को काले पानी की सजा दी गई, और वो जेल कहाँ थी, सेल्यूलर जेल थी, और पोर्ट ब्लेयर में थी। तो मित्रों, हम क्या लिख रहे हैं, दक्षिणी अंडमान पढ़ रहे हैं। दक्षिणी अंडमान में भी क्या पढ़ेंगे, देखो दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान में क्या क्या है दोस्तों, दक्षिणी अंडमान में है अंडमान निकोबार द्वीप की, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की राजधानी स्थित है। दक्षिणी अंडमान में अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर। राजधानी क्या है रे दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर है ना, छाप दो यहाँ, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। मित्रों, आपको ध्यान होना चाहिए, इसी पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर जी के सम्मान में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसका नाम, एक बंदरगाह है भाई, उसका नाम है वीर सावरकर। आपको पता होना चाहिए भारत में कितने बड़े बंदरगाह है, 13 बड़े बंदरगाह है। पश्चिम की तरफ तो 6 बड़े बंदरगाह, और पूर्व की तरफ 6 बड़े बंदरगाह, कितने हो गए, 12, और एक हो गया ये कौन सा, वीर सावरकर, है ना भाई। तो लिखो, पोर्ट ब्लेयर में क्या है, पोर्ट ब्लेयर में, पोर्ट ब्लेयर में ही वीर सावरकर, वीर सावरकर बंदरगाह है, वीर सावरकर बंदरगाह है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है यहाँ। और पोर्ट ब्लेयर में एक चीज और है दोस्तों, आपको पता हो तो, यह है पोर्ट ब्लेयर, यहां है सेल्यूलर जेल। क्या नाम है, क्या नाम है, सेल्यूलर। सेल्यूलर जेल कहाँ है भाई, सेल्यूलर जेल है पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, और इसी पोर्ट ब्लेयर के इधर देखो, ये चित्र देखो, चित्र एक बार पहले तो दोस्तों, ये चित्र है, इसी पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पश्चिम में 3 द्वीप है, रोस, नील, हेवलॉक। रोस, नील, हेवलॉक के ऊपर एक द्वीप है, उसका नाम है बेरन, जो कि पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, द्वीप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ये पूरे भारत में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी यही है। आपकी जानकारी में यह भी होना चाहिए कि ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, अक्रिय ज्वालामुखी और सुषुप्त ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी वह है दोस्त जहां से लगातार लावा का उद्गार होता है। निष्क्रिय ज्वालामुखी वह है जहां से हजारों लाखों साल पहले लावा निकला लेकिन वर्तमान में बंद पड़ा है। और सुषुप्त ज्वालामुखी वह है जहां पर रुक रुक के लावा निकलता है। ठीक है, तो बताओ पूरे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां है, पूरे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बताओ। अंडमान निकोबार में है। पूरे भारत का एकमात्र, पूरे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां है रे, सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी वो है बेरन ज्वालामुखी। क्या नाम है इसका, बेरन ज्वालामुखी, इसका नाम है दोस्तों बेरन ज्वालामुखी। और इसी के उत्तर में एक ज्वालामुखी और है, उसका नाम है नारकोंडम ज्वालामुखी। क्या नाम है दोस्तों, उसका नाम है नारकोंडम, नारकोंडम ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित बेरन ज्वालामुखी तो है सक्रिय, ये तो है सक्रिय, और नारकोंडम ज्वालामुखी है अक्रिय। नारकोंडम क्या है, अक्रिय। ठीक है, ये अपना हो गया।
इसके बाद क्या है दोस्तों, इसके बाद बताओ क्या है, देखें इसके बाद देखो रोशदीप, नील, हेवलॉक। अब लिखते हैं वो कहानी। अब कहानी है कि दिसंबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जीत लिया, विजित कर लिया। दिसंबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार द्वीप समूहों को जीतकर इसका नाम चेंज कर दिया, इनका नाम चेंज कर दिया, इनका नाम बदल दिया गया। तो पहला नाम क्या है, अंडमान का नाम क्या बदला उसने अंडमान का नाम तो रखा है शहीद द्वीप। क्या नाम रखा, शहीद द्वीप। और निकोबार का नाम क्या रखा, स्वराज्य द्वीप। निकोबार का नाम रखा स्वराज्य द्वीप। क्या नाम रखा दोस्तों, स्वराज्य द्वीप। दिसंबर 1943। ठीक उसी प्रकार दिसंबर 1943 में 75 साल ऐड करो आप। दिसंबर 1943 की 75वीं वर्षगांठ। 75वीं वर्षगांठ कब आती है, दिसंबर 2018। दिसंबर 2018 में यहाँ स्थित 3 द्वीपों का नाम चेंज कर दिया। यहाँ स्थित 3 द्वीपों का नाम बदल दिया गया। 3 द्वीपों का नाम मोदी जी द्वारा बदल दिए गए। मोदी जी द्वारा क्या हो गए, बदल दिए गए मित्रों। तो 3 द्वीप कौन से हैं, रोस, नील, हेवलॉक। पहला द्वीप है रोसद्वीप, नीलद्वीप, नीलद्वीप, और एक है हेवलॉक द्वीप। कौन सा द्वीप, हेवलॉक द्वीप। दोस्तों रोस द्वीप का नाम रख दिया मोदी जी ने सुभाष चंद्र बोस द्वीप। सुभाष चंद्र बोस द्वीप। इसका नाम रख दिया शहीद द्वीप, और इसका नाम रख दिया स्वराज्य द्वीप। मित्रों आपको ध्यान होना चाहिए, दिसंबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को विजिट कर लिया, अपने एंटर में ले लिया, अपने कब्जे में ले लिया। तो उसी की 75वीं वर्षगांठ पे नरेंद्र मोदी जी गए 2018 में अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार जाने के बाद 3 द्वीप थे, उसके कोई नाम ही नहीं थे। पहले नाम था रोस, नील और हेवलॉक। तो 2018 में रोस द्वीप का नाम रखा सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप का नाम रखा शहीद द्वीप, और हेवलॉक द्वीप का नाम रखा स्वराज्य द्वीप। ये द्वीप उसके बाद 1-2 घटनाएं और लिखते हैं प्यारे मित्रों। जैसा कि आप सबको पता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितनी जनजातियां निवास करती है। यहाँ पे 5-6 जनजातियां निवास करती है, उसके नाम लिखता हूं मैं। कितनी जनजातियां निवास करती है यहाँ पे दोस्तों, 5-6 जनजातियां निवास करती है। बताऊं क्या, सबसे पहले है महान निकोबारी। कौन सी,
महा अंडमानी, ओंगो, जावा। लिखो भाई, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर मुख्य रूप से कितनी जनजातियां निवास करती है? मुख्य रूप से 6 जनजातियां निवास करती है दोस्तों। कौन सी? 6 जनजातियां निवास करती है। 6 जनजातियों का नाम क्या है? महा अंडमानी, ओनगे, जारवा, सेंटेनलीज, निकोबारी, सेम्पेन। तो लिखो महा अंडमानी। पहली कौन सी है? पहली है महा अंडमानी, महा अंडमानी। दूसरी है ओनगे, ओनगो। तीसरी है जारवा, जारवा। चौथी है सेंटेनलीज, सेंटेनलीज। पांचवी है निकोबारी। पांचवी कौन सी है? पांचवी है निकोबारी, निकोबारी। और छठी है सेम्पेन जनजाति, सेम्पेन जनजाति। मित्रों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे कितनी जनजातियां निवास करती है? 6 जनजातियां निवास करती है। उसका नाम क्या क्या है? महा अंडमानी, ओनगो जनजाति, जारवा जनजाति, सेंटेनली, निकोबारी, सेम्पेन। अब इसमें से पूछे आपसे प्रश्न, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जनजातियां कौन सी है? तो सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है? सर्वाधिक पाई जाती है निकोबारी, सर्वाधिक मात्रा में। ठीक है, सर्वाधिक में यही पाई जाती है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की फसलें भी लिख दूं क्या मैं? आप कहो तो लिख दो साहब, आ जाओ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की फसलें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की फसलें कौन कौन सी है? सबसे प्रमुख फसलें हैं यहां चावल, सुपारी, सुपारी, और केला, चीकू, अनानास, है ना। केला, चीकू, चावल, नारियल, आम, केला, चीकू, नींबू, अनानास, ये सब पाए जाते हैं। और झींगा मछली भी होती है भाई। नारियल, नारियल। तथा फलों में क्या क्या होता है भाई? फलों में आता है चीकू, अमरूद। चीकू के बाद आता है अनानास, नास, अनानास। ये सारी फसलें यहाँ होती है। एक है झींगा मछली। झींगा मछली का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? अंडमान निकोबार में। झींगा मछली का भी उत्पादन होता है यहाँ पे। झींगा मछली, झींगा मछली का उत्पादन भी होता है भाई यहाँ, झींगा मछली। ठीक है, तो दोस्तों ये झींगा मछली हो गया। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और क्या पाया जाता है? सदाबहार वन, मानसूनी वन, मैंग्रोव वन। यहाँ वन कौन कौन से है? सदाबहार, सदाबहार वन, मैंग्रोव वन, और सदाबहार, मैंग्रोव और मानसूनी वन, मॉनसूनी, मॉनसूनी वन। मित्रों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन से वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन, मैंग्रोव वन और मॉनसूनी वन पाए जाते हैं। यहाँ पे फल कौन कौन से होते हैं? चावल, नारियल,
अनानास, चीकू, नींबू, झींगा मछली, ये सारे यहाँ उत्पन्न होते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में हमने दोस्तों बड़ी डिटेल से चर्चा की है। इतना जो मैंने पढ़ाया उतना अभी पढ़ लोगे तो बहुत काफ़ी है, एनफ इज एनफ। मित्रों, मैंने पूरी डिटेल से चर्चा की है ना, तो इसका आपको बार बार रिवीजन करना है, बार बार पढ़ना है। और आज हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जो भी चर्चा थी वो होती है पूरी। आज की क्लास को मित्रों हम देते हैं यही विराम। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत मित्रों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।